Welcome to this योगा चौपाल। इस योगा चौपाल में सभी का स्वागत है। हम पहली बार हिंदी में योगा चौपाल कर रहे हैं और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की इस योगा चौपाल का विषय है पानी पीने के सही तरीके। तो सबसे पहले हम हमारे आज के जो प्रवक्ता हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर श्री अखिलेश शुक्ला जी, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अखिलेश जी, आपका योगा चौपाल में स्वागत है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। रुको, नहीं, मेरे इसमें ही कुछ गड़बड़ है, रुकिए जरा। जी हाँ, अच्छा, सभी को जी हाँ, जी अभी आपकी आवाज आ रही है। आप जी जी बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और सभी को मेरा नमस्ते। तो आज के इस योगा चौपाल का जो विषय है उसको आरंभ करने के पहले हम आपको बता दें कि योगा चौपाल नाद लय की ओर से ये प्रोग्राम जो हम अंग्रेजी में भी करते हैं, यही प्रोग्राम द करेक्ट वेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इस नाम से एक हफ्ते पहले यानी अब से 7 डेज 7 दिन पहले, कब हुआ था, 7 अप्रैल को ये प्रोग्राम हुआ था। और जब हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी में ये प्रोग्राम चाहते थे, तो उनके लिए उनके कहने पर, और या फिर ये बोलें कि सभी के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को हिंदी और इंग्लिश इस तरह से दोनों भाषाओं में करने का हमने विचार किया। और अगले महीने भी कुछ प्रोग्राम्स जो होने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे फिर कि उनको हिंदी में किया जाए या नहीं किया जाए, वो देखेंगे। और नादलय की ओर से योग दर्शन के, भगवत गीता के, इस तरह के कुछ कोर्सेज और इस तरह के लाइव जूम पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका लिंक अभी आपको शेयर कर देंगे चैट में, तो आप उससे जुड़ जाएंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कब कौन सा प्रोग्राम होता है। तो आइए आज हम फिर से डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। उसके पहले हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। आप लोग आरामदायक स्थिति में बैठिए। पहले 3 बार ओंकार का उच्चार करेंगे, उसके बाद सहनाववतु शांति मंत्र का पाठ करेंगे। समंकाय शिरोभूगम, आरामदायक स्थिति में बैठिए। इनहेल, प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए।
एक बार फिर से नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत इस योगा चौपाल में। नमस्कार मैडम, प्रणाम। यतीन्द्र जी नमस्ते नमस्ते। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। क्या बात। थैंक यू, आपको भी काफी समय बाद देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। जी, सुनता हूँ हमेशा आपका। जी हाँ, जी हाँ। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, उनमें से यदि कोई दिक्कत ना हो तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा ऑन कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे कोई ट्रेन में है, सफर कर रहे हैं, या फिर किसी और कारणवश अगर नहीं वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर कर सकते हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि जब दिखाई देते हैं सामने तो बड़ा अच्छा लगता है। जी 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 हाँ। तो अभी हम निवेदन करते हैं हमारे आज के प्रवक्ता आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर श्री अखिलेश शुक्ला जी से। इनके बारे में अगर एक दो शब्द कहें तो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर शुक्ला जी और हम माता जी, हमारी परम पूज्या माता जी डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी से हम पाणिनियन संस्कृत सीख रहे हैं, तो वे मेरे भाई भी हुए इस रिश्ते से। और डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी BA MS है, MD है, PhD आयुर्वेद में, MSc योगा शास्त्र में है, और इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद संहिता सिद्धांत, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, गोवा। गोवा में है डॉक्टर शुक्ला जी। अभी उनसे निवेदन है कि वो अपना आज का व्याख्यान आरंभ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी दीदी जी, और नादालय समूह के सभी कार्यकर्ता हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया जहां पर मैं ऑनलाइन माध्यम से आप सबसे जुड़ पा रहा हूं, और जो कुछ स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है उसके बारे में आपसे चर्चा कर पा रहा हूं। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे विषय पर आऊंगा। जी, क्या मैं जान सकता हूँ आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं आप सभी, और मेरी यस यस, आवाज जी, आप? दिखाई दे रहा है, हाँ जी, दिखाई दे रहा अच्छे है। से मेरी दिखाई दे रहा आवाज, है। जी, आवाज आवाज मेरी मेरी स्पष्ट है? जी, यस सर। आवाज भी स्पष्ट है। हाँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए कि स्वास्थ्य को ठीक रखने का जो जिम्मेदारी है ये हम सभी का है, हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी है। यदि हम इस प्रकार का विचार रखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा के या चिकित्सकों की संख्याओं को बढ़ाकर नए नए चिकित्सकीय महाविद्यालयों को स्थापित करके या बहुत सारे हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करके या उसको नए नए संस्थान बनाकर यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने देश को या हम विश्व को स्वस्थ बना देंगे, तो ये सही विचार नहीं होता है। क्योंकि जिस प्रकार की व्याधियों से आज वर्तमान में हम पीड़ित हैं, ये बहुत सारी व्याधियां हमारे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई। तो हमारे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई है का अर्थ यह हुआ कि हमारी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली से उत्पन्न व्याधियां हैं ये सभी। जैसे वर्तमान में यदि आप देख लें कि ओबेसिटी या मोटापा है, डायबिटीज या हम कहते हैं उसे मधुमेह, या हाइपरटेंशन या जहां पर उच्च रक्तचाप होता है, या इस तरह की अनेक प्रकार की व्याधियां जैसे कि कैंसर है, या कि हमारे यकृत के विकार है, या कि हमारे वृक्क के विकार है, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, ये सारे के सारे जो व्याधियां ये जो आज हम पीड़ित हैं, ये सारी की सारी व्याधियों के उत्पत्ति करता हम स्वयं हैं। तो यदि हम स्वयं इस सब को उत्पन्न कर रहे हैं तो आवश्यक ये है कि हम सभी
जिम्मेदारी लें और अपनी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है और अपना जो खान पान है, ये सबको हम सही करें ताकि हम इस तरह की किसी भी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित ना हो। तो इसी विषय से संबंधित आज का हमारा चर्चा का विषय भी है, जो कि है कि जो जल का सेवन हम करते हैं या जलपान जो हम करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, सही स्वरूप क्या है जल को सेवन करने का। तो आज के इस व्याख्यान में हम देखेंगे जो सामान्य गाइडलाइंस हैं, सामान्य नियम होते हैं जल के सेवन करने के, उसके बारे में। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानेंगे। कितनी मात्रा हमें जल की सेवन करनी चाहिए। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मैं 2 लीटर पानी पी लूं या 3 लीटर पी लूं या 4 या 5 या कितने गिलास पीना है मुझे पानी। इस तरह के बहुत सारे विचार होते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि कितना पानी हमें हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पीना चाहिए। और पीएच जो होता है, यानी कि अम्लीय या क्षारीयता, इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्षारीय या जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन वाटर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है कि आपको अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए या कि किंचित किंचित क्षारीय जल का सेवन करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और उष्ण जल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है या शीत जल ज़्यादा अच्छा है, और उष्ण शीत जल का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम भी आज चर्चा करेंगे। जो मिनरल वाटर है, या वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे घरों पर जो आरओ सिस्टम है या कि वाटर प्यूरिफायर है, ये जो हम अपने घर पर लगाते हैं जल को शुद्ध करने के लिए, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पानी है, पानी अब एक ये बहुत बड़ा व्यापारिक इसका रूप भी हो चुका है। यानी कि जो बॉटल में या कि जो पैकेट में प्लास्टिक के पाउच में पानी मिलता है या कि बोतल में पैक्ड अप पानी मिलता है, हाँ। तो इस पानी का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर है, यह भी हम देखेंगे। और पानी यदि हम आवश्यकता से कम सेवन करते हैं, जितनी हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यकता है उससे कम सेवन करें, तो उसका क्या असर होगा। यदि हम अत्यधिक मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर होता है, क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और पानी में ये बहुत सारे हमारे लिए आवश्यक तत्व वहां पर होते हैं। तो ये जो बहुत सारे तत्व उसमें होते हैं, इन सब के संबंधित विषय क्या है और कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। हम ये कैसे निश्चित करें कि हमारे लिए जो है कितना पानी प्रत्येक दिन आवश्यक है, इसका निर्णय कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और जल को उष्ण करना या उसको ठंडा पानी का सेवन करना, ये दोनों। जल को हम बहुत बार, पानी को हम कई सारे औषधियों के साथ उसको प्रोसेस करते हैं, उसको संस्कारित करते हैं। जैसे कि हम कई बार उसको जो हमारे रसोई में होता है, लौंग होता है, अजवाइन होता है, या कई बार हम उसको अदरक या शुंठी के साथ में उसको प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह का जल का सेवन करना। इसके अलावा जल को हम कैसे स्टोर करें या उसका संरक्षण कैसे करें, किस प्रकार के पात्र में जल को रखना ज्यादा अच्छा है, यह भी हम जानेंगे। और भोजन के साथ में जल का सेवन, क्या भोजन के मध्य में जल का सेवन करें, भोजन के पश्चात सेवन करें, भोजन के पूर्व करें, यह विषय भी जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे भोजन का पाचन ठीक प्रकार से हो सके और हमारे लिए जो जल है वह भी हमारे के लिए स्वास्थ्य कारक बन सके, स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए। तो ये जल का सेवन और भोजन का सेवन, इसका जो है, इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऊषा पान विधि, यानी कि सूर्य उदय के पहले जो जल का सेवन है,
उसका सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है। और एक और महत्वपूर्ण विधि है जल के सेवन की, वो है नासा जलपान। तो आप सभी योग से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि जल नेति ये योग के षटकर्म में आता है, नेति षटकर्म में आता है, और नेति में अनेक विधियां हैं। तो उसमें से एक विधि है जल नेति। आयुर्वेद में एक इसी प्रकार की विधि का उल्लेख किया गया है, नासा जलपान। उसके द्वारा आप नासा से जल का सेवन करते हैं। तो ये सारे विषय आज हम इस चौपाल कार्यक्रम में डिस्कस करने वाले हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जल के बारे में हम देखते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य रूप से 45 से 75% जो भाग है ये जल होता है। यदि आप अनुमान सामान्य प्रकार से अनुमान लगाएंगे तो लगभग 60% जो हमारा शरीर का भाग है ये जलीय है। और अलग अलग हमारे शरीर के अंगावयव होते हैं, इसमें जो जल का प्रतिशत है यह भी भिन्न भिन्न। जो मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियों में 70 से 75% जो है जल होता है। हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स में लगभग 80% जो है यह जल होता है। और हमारा जो ब्रेन, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में लगभग 75% जो है यह जलीय है। इसी प्रकार से जो हमारी अस्थियां हैं जो कि बहुत कठोर होती हैं, तो अस्थियां भी 10 से 20% तक यहाँ पर जलीय अंश होता है। तो यानी आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक जो कोशिकाएं हैं, प्रत्येक जो यहाँ के ऊतक हैं, सभी मांसपेशियां, सभी अंगावयव हैं, इसमें जल एक बड़ा पार्ट है। जल का भाग यहाँ पर आवश्यक रूप से होता है। और इसीलिए जल जो है हमारे स्वास्थ्य को सन्नत रखने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। और यह वर्तमान में हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, लेकिन आप इसको यदि पुरातन सभ्यता को आप देखेंगे कि पहले कैसा था मानवीय विकास या कि मानव परंपरा की जो सब विकास परंपरा को आप देखेंगे कि मानव कैसे विकसित हुआ, तो आप देखेंगे कि हमारी जो बहुत सारी जो पुरातन संस्कृतियां थी वह कहीं ना कहीं जलीय क्षेत्रों के आसपास ही विकसित हुई थी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के समीप विकसित हुई, इसलिए उसका नाम भी ऐसा ही आया है, सिंधु घाटी सभ्यता। जी, तो ये जल का होना, क्योंकि किसी भी सभ्यता के विकास के लिए, उसके जीवन यापन के लिए आदि सभी काम के लिए हमको जल का उपलब्धि यह एक बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये सभी सभ्यताएं, जो भी पुरातन सभ्यताएं हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे जल स्रोतों से जुड़ी हुई हैं। तो क्योंकि यह हमारे जीवन यापन का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। आप अन्य किसी वस्तु की उपलब्धता ना हो तो आप अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन जल की अनुपलब्धता के बिना आप जीवन का आप विचार भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा जो है, ऐसे सिद्धांत भी हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जीवन की जो शुरुआत है, जीवन का प्रारंभ वह जल से ही हुआ है। तो जल जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि जल का हम ठीक प्रकार से सेवन करते हैं तो जल हमारे लिए अमृत स्वरूप होता है। और उसी प्रकार से यदि जल का हम ठीक प्रकार से सेवन ना करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे शरीर का 45 से 75% भाग जो है ये जलीय है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम जल का ठीक प्रकार से सेवन नहीं करते तो हम लगभग अपने शरीर का आधे से ज्यादा जो भाग है उसको हम किसी न किसी प्रकार से दूषित कर रहे हैं, या वह किसी न किसी प्रकार से वहां पर दुष्प्रभाव हो रहा है, जो कि हमारे अस्वास्थ्य का कारण बनेगा, किसी न किसी प्रकार की व्याधि का कारण बन जाएगा। क्योंकि 60 से 70% यदि जल है और जल का सेवन अगर हम ठीक से ना करें तो ये जो 60 से 70% हमारा भाग है ये किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हो रहा है, और यहाँ पर कोई ना कोई अनियमितता उत्पन्न होगी और हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक इसका प्रभाव होगा। तो इसलिए भी जल का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र अष्टांग
संग्रह, ये वाग्भटाचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और उन्होंने कहा है कि पानीयम प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्। तो जो जल है ये प्राणियों का प्राण है और यह सारे विश्व में व्याप्त है। तो सारे विश्व में जल व्याप्त है और यह प्राणियों के प्राण स्वरूप है, ऐसा इन्होंने जो है उल्लेख किया है। और जल का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्व है, इस पर हम थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो देखिए, जल जो है ये थर्मो रेगुलेशन यानी कि तापमान का नियंत्रण जो है हमारे शरीर का, इसके लिए बहुत आवश्यक है। उचित मात्रा में जल का यदि हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। देखिए, हमारे शरीर में निरंतर बहुत सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं, अनेक प्रक्रियाएं, चयापचय की अनेक प्रक्रियाएं जो है ये निरंतर चलती होती हैं, और ये सारी प्रक्रियाएं एक उचित तापमान में ही संपन्न होती हैं। तो जल का सेवन हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, और हमारे शरीर में जो हमारी संधियां होती हैं, ये संधियां जो है यहाँ पर जो लुब्रिकेशन है, यानी कि यहाँ पर जो है जलीय अंश की आवश्यकता होती है, उसके ठीक प्रकार से चलन के लिए संधियां ठीक प्रकार से अपने मूवमेंट कर सके या उनकी गति वहां पर ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए वहां पर जलीय तत्व की आवश्यकता होती है। और जल का उचित मात्रा में सेवन यह उसकी सही स्थिति को बनाकर रखता है। हमारा जो मेरुदंड है, मेरुदंड की क्रिया, सभी क्रिया सामान्य रूप से चल सके, इसके लिए भी उचित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। शरीर से बहुत सारे मलों का निष्कासन, जैसे कि आप जानते हैं कि पसीना है या स्वेद या कि मूत्र आदि का निष्कासन, इन सब का निष्कासन ये किसी न किसी प्रकार से आपसे कि जल के सेवन से ही नियंत्रित होता है, या जल जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे शरीर की शुद्धता भी करता है। यानी कि वही जो है मूत्र आदि के द्वारा बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उन सब का निष्कासन भी इसी के द्वारा होता है। और शरीर के अंदर की जो साम्य अवस्था है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में होमियोस्टेसिस कहते हैं, यानी कि जो एक साम्य की स्थिति शरीर में निर्मित होती है, वह साम्य की स्थिति जो है उसके लिए भी जल है वो अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में जो रक्त का संवहन हो रहा है और जो हमारे धमनियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाओं के लिए भी उचित मात्रा में जल का सेवन ये अत्यंत आवश्यक है। और एक बात तो आप सब जानते हैं कि शरीर जो है, शरीर में सभी कोशिकाएं, सभी अंगावयव, यहाँ पोषण की आवश्यकता होती है। उनको ऊर्जा के लिए पोषण चाहिए, और ये जो पोषण का सारे शरीर में जो संचरण हो रहा है, इसके लिए भी हमें उचित मात्रा में जलीय अंश की आवश्यकता होती है। तो जो हम जल सेवन करते हैं, आप देख सकते हैं कि वह हर प्रकार से हमारे शरीर को साम्य स्थिति में रखता है। यदि हम इसको ठीक प्रकार से सेवन करें तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं सही स्वरूप में चलती रहती हैं। यदि हमने जल को ठीक प्रकार से सेवन नहीं किया तो ये सारी प्रक्रियाएं किसी न किसी प्रकार से बाधित भी होती हैं। इसलिए जल का सेवन जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की साम्य अवस्था को बनाए रखने के लिए। अब देखिए, जल की जब हम बात करते हैं तो जल के स्रोत क्या हैं और कहाँ का जल हम सेवन करें। तो एक जो प्रकृति प्रदत्त जल है, प्रकृति प्रदत्त यानी कि जो वर्षा से जल प्राप्त होता है। तो पूर्व में, जैसे वर्तमान में तो हमारे पास बहुत सारे नए उपकरण हैं और हम बोरवेल, ये सब नलकूपों के द्वारा हम जमीन के भीतर बड़ी गहराई तक चले जाते हैं और वहां से हम जल को प्राप्त करके उस जल का सेवन करते हैं, यानी कि भूमिगत जल का हम सेवन करते हैं। लेकिन पुराने समय में जो है, जो वर्षा का जल है, इसको संचित करना और इस जल का उपयोग करना, यह भी एक बहुत अच्छा माध्यम था हमारे जल की आवश्यकता को पूर्ति करने का। तो नदी जहाँ पर उपलब्धता है, नदी तालाब इत्यादि, वहाँ पर तो आप वहाँ से जल प्राप्त कर सकते हैं यदि उनको दूषित ना कर दिया गया। वर्तमान में बहुत सारा जो नदियों का पानी है, तालाब का पानी है, दूषित है और ये पीने योग्य या आपके सामान्य कार्य के उपयोग के लिए भी ठीक नहीं बचा है।
लेकिन वर्षा का जल आज भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे महानगर हैं जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि है, यानी कि जो वर्षा से प्राप्त जल है उसको संचित करने का ये एक नियम सभी जगह आया है। और यह हमारे पुराने ग्रंथों में और इवन जो चिकित्सकीय ग्रंथ है वहां पर भी इसका उल्लेख किया गया है कि जो ये जल है, वर्षा से प्राप्त जल होता है, ये शीत होता है, शुचि, यह जो है शुद्ध भी होता है, शिवम यानी कि ये कल्याणकारी है, मृष्टम यानी कि यह हमारी जिह्वा के लिए बहुत प्रिय होता है, विमल, इसमें किसी प्रकार का मल नहीं होता है, ये लघु होता है, यानी कि आसानी से ये पच जाता है, यानी जल को हम आसानी से, जैसे जल भी होता है, कई स्थानों का जल होता है बहुत भारी होता है, जब हम इसको पीते हैं तो इसके पाचन में बहुत समय लगता है, और कई स्थानों का जल बहुत लघु होता है। तो वर्षा का जल यह लघु होता है, आसानी से हमारे शरीर में जो है ये पच जाता है। तो ये जो षड्गुणम, ये 6 महत्वपूर्ण गुण जो है जल के बताए गए हैं। लेकिन वर्तमान वातावरण में आप देखेंगे कि जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो चुका है, वातावरण जो है वो अनेक बहुत सारे हानिकारक गैस, केमिकल्स इन सबसे भरा हुआ है, तो वहां पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम वर्षा में जल का संचय कर रहे हैं, या हमारे कुछ साथी हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, तो उनको सब ये ज्ञात होगा कि हम जो प्रारंभिक वर्षा है उसका जल संचित नहीं करते, और उसके बाद, क्योंकि प्रारंभिक जो वर्षा होती है उसमें बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वातावरण इस प्रकार का हो चुका है। तो उस शुरुआत के जो है 2-3 वर्षा के जल को छोड़कर फिर बाद में हम इन सब का हम उपयोग कर सकते हैं। तो आपके घर पे जो छत है वहां पर जो पानी आ रहा है इन सब का आप संचय कर सकते हैं, और उस जल को आप से अपने पूरे वर्ष जो है सेवन के लिए उपयोग कर सकते हैं। और यदि इसकी उपलब्धता नहीं है तो फिर हमारे पास दूसरे अन्य माध्यम है, भूगर्भ जल के इत्यादि, तो उस तरह से भी हम जल का जो है आपूर्ति वो हम कर सकते हैं। तो जल के सेवन के लिए जो कुछ सामान्य नियम है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जल सेवन करना, यह आपका शरीर आपको यह व्यक्त करता है कि उसे जल की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत सामान्य और बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जल हम कब लें, कब हमें जल ग्रहण करना है। इसके लिए कोई ऐसा हमको कोई गाइडलाइन जो है, या कोई ऐसा हमको ऐसा निर्धारित नहीं है कि आप इस समय उठ जाइए, या हम ऐसा आपको नहीं कह सकते कि आप 5 बजे उठिए, 5 बजे 1 गिलास पानी पीजिए, या शाम को इतने गिलास पानी पीजिए, या दोपहर को इतना पानी पीजिए। इस तरह से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं होता। जल का सेवन आपको कब करना है यह आपका शरीर आपको स्वयं बताता है। हर व्यक्ति की क्रियाकलाप अलग है, हर व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप अलग है, हर व्यक्ति का भोजन वातावरण, वह जहाँ रह रहा है वो सब कुछ अलग है, जो उसके कार्य करने का वातावरण अलग है। तो शरीर में जब भी जल तत्व की कमी होगी, शरीर उसको तृष्णा के रूप में या प्यास के रूप में, आपको प्यास लगेगी, और प्यास लग रही है इसका मतलब है कि आपको शरीर में जल की आवश्यकता है। शरीर आपको खुद ही इस बात का ज्ञान कराता है कि उसको जल की आवश्यकता है। तो जब भी जल इस प्रकार से आपको तृष्णा आए, हम उसे कहते हैं कि तृष्णा वेग, यानी कि ये नेचुरल अर्ज है, आपका प्राकृतिक वेग है, जहां पर आपको जल चाहिए, यह शरीर स्वयं आपको अवगत कराता है। तो जब भी आपको प्यास लगे तो आप आवश्यक है कि आप जो है जो शुद्ध उचित मात्रा में जल का सेवन करें। और बहुत बार जब हमको प्यास होती है तो हम कुछ खा लेते हैं, या हम कुछ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, या हम कुछ कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जो शीत पेय है या फल रस है ये सब ग्रहण करते हैं। तो यह भी बहुत सही तरीका नहीं है। यदि हमको प्यास लगी है तो वहां पर सबसे बढ़िया है कि सबसे अच्छा यही है कि हम उसमें जल का सेवन करें, ना कि किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सामान्य रूप से ग्रीष्म ऋतु, जो अभी वर्तमान में समर सीजन है, ग्रीष्म ऋतु, और जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु यानी कि ये जो आपका अक्टूबर के आसपास का महीना है, अक्टूबर नवंबर का महीना, इस समय हम
हमें जल की आवश्यकता सामान्य रूप से थोड़ी अधिक होती है बाकी के समय की अपेक्षा, यानी कि वर्षा ऋतु में भी हमें इतनी प्यास नहीं लगती, या जो शीतकाल है उस समय भी इतनी प्यास नहीं लगती। लेकिन ग्रीष्म काल और शरद ऋतु, ये दो जो सीजन है, ये दो ऋतुएं हैं, यहाँ पर हमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। तो इन दो ऋतुओं को छोड़कर अन्य ऋतुओं में हमें जल तब ही ग्रहण करना है जब हमें तृष्णा वेग हो, यानी कि जब हमको प्यास लगे। अन्यथा आपको जल का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमको एक मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि प्रत्येक दिन मुझे 5 से 6 लीटर पानी पीना है, या प्रत्येक दिन मुझे जो है इतने ग्लास पानी पीना है। इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा शरीर उसकी आवश्यकता बता रहा है कि नहीं। यदि शरीर इसकी आवश्यकता आपको दर्शा रहा है तो आप उसको लीजिए। तो आपको इस बात से हमेशा अवगत रहना चाहिए कि आपके शरीर को इसकी आवश्यकता है और शरीर का इंडिकेशन, शरीर इसको बोल रहा है कि नहीं। इस बात को अगर आप समझेंगे तो आप सही मात्रा में जल का सेवन करेंगे, और आपके सभी जो हम पूर्व में देखा कि सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, तापमान का नियंत्रण इत्यादि और पोषण का सब सारे शरीर में संवहन होना इत्यादि सभी प्रक्रियाएं जो है सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो देखिए, जल के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि विश्व का एक बहुत बड़ा भाग है हमारे, जो कि जिनके पास शुद्ध जल ही नहीं है, उपलब्ध है। और शुद्ध जल ये लगभग वर्तमान में जो है हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 8 बिलियन है, 800 करोड़ के आसपास है। और हम जो है लगभग उसमें से जो 1/4 लोग हैं उनके पास शुद्ध जल भी नहीं है। शुद्ध जल उनके पास उपलब्ध नहीं, यानी कि जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वह भी 1/4 जो विश्व की जनसंख्या है उसके पास उपलब्ध नहीं है। और ये जो जल सेवन कर रहे हैं यह बहुत बार हमारे मलमूत्र इत्यादि के द्वारा दूषित किया गया जल होता है। और ये जो दूषित जल है ये अनेक प्रकार की जो है संक्रामक बीमारियां, जिसको हम कहते हैं कॉलरा, हैजा हो गया, अतिसार हो गया, या कि यकृत के विकार हो गए, या टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड फीवर, ये सब। तो ऐसे बहुत सारी जो महामारियां हैं, घातक बीमारियां हैं, इन सब के फैलने का या इन सब से पीड़ित होने का ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शुद्ध जल की आवश्यकता यह आज जब हम तकनीकी रूप से इतने विकसित हो चुके हैं तब भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी हुई है। भारत देश में भी बहुत सारे जगहों पर जो है सही और उचित मात्रा में जल की उपलब्धता ये आज भी नहीं हो पाई है। और जहां पर शुद्ध जल की आवश्यकता नहीं है वो, और जो लोग साधन संपन्न लोग हैं, ऐसे लोग बहुत प्रकार के तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, या हम रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सिस्टम जो हम बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, या यूवी रेज, यूवी किरणों से जो है, अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है जल को शुद्ध करके और उसका सेवन करते हैं। लेकिन क्या इस प्रकार से शुद्ध किया हुआ जल हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है या नहीं, यह भी एक प्रश्न जो है ये खड़ा होता है कि ये जो हम, ठीक है हमारे पास शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है, तो शुद्ध जल को हम अगर इस प्रकार से उसको आरओ के द्वारा या हम उसको यूवी रेस के द्वारा यदि हम उसको शुद्ध बना लें और उस जल का अगर सेवन करें तो क्या ये ठीक होगा? तो इसके लिए भी अनेक प्रकार के वैज्ञानिक शोध हुए हैं। और जब भी हम आरओ सिस्टम, यूवी रेज इनका उपयोग करते हैं तो ये, इसको कहा जाता है डी मिनरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो जल में बहुत सारे अन्य पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो होते हैं, कार्बोनेट एक्सेट्रा इत्यादि जो तत्व होते हैं, ये सारे तत्व उससे निकाल दिए जाते हैं। तो क्या इस प्रकार का जल का सेवन करना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा ये पाया गया कि इस प्रकार के जल का सेवन करना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत
अच्छा नहीं होता। और ये भारत में किया गया एक सर्वे है जहाँ पर ये पाया गया कि जो भी जनसंख्या हमारी जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम का उपयोग करके जल का सेवन कर रही है, उनमें ये पाया गया कि अधिकतर लोग जो है विटामिन B12 इसकी कमी से पीड़ित हैं। तो आरओ सिस्टम के द्वारा जो शोधित जल है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि हमारे पास कोई और तरीका, हमारे पास कोई और तकनीक नहीं है और जल जो है वह बहुत अशुद्ध है, तो इसका उपयोग तो कर रहे हैं व्यक्ति, लेकिन इसका भी हमारे स्वास्थ्य पर किसी न किसी प्रकार से, यदि हम इसको लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं तो इसका भी दुष्प्रभाव हम पर हो रहा है। एक और विषय जो कि पीएच यानी कि अम्लीय जल या क्षारीय जल का सेवन करना, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है, जो पीएच जो सबसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वह है 6.5 से 8.5। इसके मध्य में यदि जल का पीएच है तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है। लेकिन यदि हम 8.5 इससे ज्यादा यानी कि अत्यंत क्षारीय जल का सेवन कर रहे हैं, या 6.5 से कम यानी कि अत्यंत अम्लीय जल का अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो यह फिर से हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। और यह होता यह है कि जब हम अत्यंत क्षारीय या अत्यंत अम्लीय जल का सेवन करते हैं तो यह हमारे जो रक्त है इसका पीएच ये बदल देता है। तो ये जब होता है तो उसके कारण शरीर के सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह भी प्रभावित होती हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जल हम सेवन कर रहे हैं उसका पीएच 6.5 से 8.5 तक ही हो। वर्तमान में एल्कलाइजर ऐसे उपकरण तकनीक उपलब्ध है जहां पर वो जल को एल्कलाइन में बदल देते हैं या जो सामान्य जल है उसको क्षारीय बना देता है। लेकिन ये क्षारीय कितना बनाना है इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अत्यंत क्षारीय जल ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन किंचित क्षारीय जल है 7 जो है 7 ये हमारा न्यूट्रल होता है, ये सामान्य है। 7 से कम ये अम्लीय हो गया और 7 से ज्यादा ये क्षारीय हो गया। तो किंचित क्षारीय जल यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन यदि अत्यंत क्षारीय जल का सेवन करते हैं तो यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जो है टेम्परेचर, तो हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान है वो लगभग 37 डिग्री के आसपास होता है, या फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे शरीर का सामान्य तापमान है। जब भी हम कोई चीज जो इस तापमान से बहुत ज्यादा अंतर रखती है, यानी कि यदि हम बहुत ज्यादा बर्फ का पानी पिए जो कि केवल 15 डिग्री 20 डिग्री के आसपास है, या कि हम बहुत उष्ण कोई पेय का सेवन करें, सूप इत्यादि जो बहुत उष्ण है, तो ये जब हमारे शरीर के जो सामान्य तापमान से उससे बहुत ज्यादा जब अंतर होता है तो शरीर को उस द्रव्य के सेवन के पश्चात अपने आप को बहुत ज्यादा बदलना पड़ता है, या उसको स्वीकार करने के लिए उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। तो सामान्य रूप से हमको ये देखना चाहिए कि जो जल हम सेवन कर रहे हैं वो हमारे शरीर के तापमान से 5-7 डिग्री इससे ज्यादा अंतर ना रखे। बहुत उष्ण जल हो या बहुत शीत जल हो, यह दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, कि ये हमारे शरीर में अनावश्यक दबाव पैदा करते हैं और हमारे शरीर को उसके साथ में समानता बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जल यदि हम सेवन कर रहे हैं, यदि हमारा जैसे मैंने कहा कि शरीर का सामान्य जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यदि जल का हम सेवन कर रहे हैं वो 30 डिग्री के आसपास है तो वो ठीक है। और इसी प्रकार से यदि हम अधिकतम जाएं तो वो 42 डिग्री या उससे ज्यादा 45 डिग्री यदि इसके आसपास है तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा उष्ण या इससे ज्यादा शीत, बहुत बार शीतल पेय जो है वो बिल्कुल बर्फ का पानी होता है, तो ये जब हम सेवन करते हैं तो शरीर में बहुत जो है इसका दबाव होता है और इसको शरीर जो है उसको शरीर के अनुकूल बनने के लिए शरीर को बहुत कार्य करना पड़ता है। तो हम अनावश्यक शरीर पर जो है दबाव देते हैं जब भी हम बहुत ज्यादा
परिवर्तित, यानी कि हमें सामान्य तापमान से बहुत परिवर्तित तापमान युक्त पेय का सेवन करते हैं तब। सामान्य रूप से यदि हम थोड़ा उष्ण जल का सेवन करते हैं तो यह हमारे पाचन प्रक्रिया के लिए सहायक होता है। तो किंचित उष्ण जल का सेवन करना यह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो आधुनिक तकनीक जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, आरओ सिस्टम इत्यादि, तो इसमें बहुत सारे हमारे जो ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो हमें जल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, आयरन, जिंक, ये जो है सामान्य रूप से जल में उपलब्ध होता है। जब हम आरओ सिस्टम का उपयोग करते हैं तो ये सारा का सारा जो है इन सब को ये डीमिनरलाइज कर देता है, यानी इन सब को ये बाहर कर देता है। तो ये जो जल होता है इसमें किसी प्रकार के जो तत्व है ये नहीं होते हैं, और हम जब इस जल का सेवन निरंतर करते होते हैं तो इन सब तत्वों की कमी हमारे शरीर में होने लगती है। तो ये जो है आरओ सिस्टम और इन सब का एक बड़ा जो है दुष्प्रभाव जो है ये देखा जा रहा है। इसी प्रकार से यदि ये तत्व जैसे कार्बोनेट वगैरह है या आयरन, जिंक, ये बहुत ज्यादा अगर है तो भी यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो जैसे हम आजकल बहुत सारे प्रयोगशाला से हम जल का जो है उसका हार्डनेस या उसका काठिन्य ये सब हम पता कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये देखना चाहिए कि हम जो जल का सेवन कर रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की कितनी प्रतिशत मात्रा है और ये सही मात्रा है या नहीं, इसका ज्ञान हमको कर लेना चाहिए। लेकिन उचित मात्रा में होना ये हमारे शरीर के लिए सभी कार्य प्रणालियां हैं उनके ठीक प्रकार से संचालन के लिए आवश्यक होता है। अब जो वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रत्येक जगह पर, यानी कि अब तो भोजनालय इत्यादि या यात्रा के समय में जो है पैकेट वाला वाटर, यानी कि जो कि पॉलिथीन में पैक होता है या कि जो बॉटल में मिलता है प्लास्टिक की बॉटल में, ये एक बहुत ही सामान्य हो चुका है वर्तमान की जीवन शैली में। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सीनियर भी हैं, उन्होंने देखा होगा कि ये लगभग 20 साल पहले ये प्रचलन में इतना नहीं था। पानी जो है बॉटल में इसका उपलब्धता होना या पैकेट में पॉलीथीन पाउच में इसको मिलना ये इतना सामान्य नहीं था, और लोगों का एक तरह का ये उनका अपना व्यवस्था होती थी कि वो जो है अपनी वाटर बॉटल या अपने जो पानी का जो पात्र है वो यात्रा वगैरह करते समय वो अपना पानी का पात्र वो लेकर ही जाते थे, और उसी में वो उचित मात्रा में जो भी उनकी आवश्यकता है उसको उतना जल ले लेते थे, या आवश्यकता हुई तो वो सामान्य जो व्यवस्था होती है जल की उस व्यवस्था से वो अपनी जल का ग्रहण कर लेते थे। लेकिन वर्तमान में ये जो आरओ सिस्टम और जो प्लास्टिक के पैकेट में जो पानी की उपलब्धता हो गई है इसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे शरीर पर हो रहे हैं। उसका एक बहुत सामान्य है कि ये जो प्लास्टिक होता है इसमें एक केमिकल होता है बिस्फेनॉल ए, जिसको शॉर्ट में हम या लघु उसमें हम PPA ऐसा कहते हैं। ये जो रसायन है ये हमारे शरीर के जो भी हार्मोन सिस्टम है इसको बहुत प्रभावित करता है, और हमारे शरीर का जो प्रजनन तंत्र है इसको भी यह बहुत प्रभावित करता है। तो यदि हम निरंतर रूप से जो है बॉटल के पानी का, प्लास्टिक की बोतल में पैक जो पानी है इसका सेवन कर रहे हैं, या कि हम पॉलीथीन के पाउच इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो लगातार ऐसा करने से हमारे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है और जो हमारा प्रजनन तंत्र है ये इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा है, आजकल आप देखें कि जो गर्म पेय हैं, जो उष्ण पेय हैं, जैसे चाय है, कॉफी है या और कुछ है, ये भी प्लास्टिक के आपको छोटे छोटे जो पात्र हैं उसमें आपको ये दिया जाता है। तो कई बार तो ये कहा जाता है कि ये कागज का बना हुआ है, लेकिन कागज, आप जानते हैं कि कागज इस तरह से जो उष्ण पेय है इसको ये रोक नहीं पाएगा। तो वहां पर कागज जो हम कहते भी हैं फिर भी उसमें कुछ
थोड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग होता ही है। तो वहां पर आप देखेंगे कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, जैसे ही हम उष्ण पेय उसमें डालते हैं, चाय कॉफी या कोई सूप या कोई भी उसमें डालते हैं, तो उसमें जो सूक्ष्म प्लास्टिक के कण हैं वह भी उसके साथ में मिश्रित हो जाते हैं। और जब आप ये पेय ग्रहण करते हैं, चाय कॉफी या जो भी ग्रहण करते हैं, तो उसके साथ में बहुत सारा जो माइक्रो प्लास्टिक है, यानी कि बहुत सूक्ष्म जो प्लास्टिक के कण हैं, ये भी आपके सिस्टम में चले जाते हैं, ये भी आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जितनी बार आप ये पीते हैं उतनी बार आप जो है ये बहुत सारे प्लास्टिक के कण, जो कि आपके शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है, इसका भी आप सेवन करते जा रहे हैं। तो ये एक दूसरा जो दुष्प्रभाव है ये भी देखने को मिल रहा है। और ये सब वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक अनुसंधानों में इन सब का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लिया गया है, किंतु हम ये जानते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि यह एक प्रकार का व्यापार के सिस्टम में आ चुका है हमारे, तो ये अभी भी यह चल रहा है। तो इसके लिए सभी को अवगत होना पड़ेगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और उसके सेवन को धीरे धीरे अस्वीकार करना पड़ेगा, या जो प्लास्टिक के बोतल को खरीदना इत्यादि, इसको धीरे धीरे उनको फिर से, जैसा हमारा पुराना मेथड था, पुरानी विधि थी कि हम अपना वाटर बॉटल लेकर जाते थे, यह सिस्टम फिर से लाना पड़ेगा। अभी पानी की मात्रा के बारे में जैसा कि हमने चर्चा की कि शरीर के प्रत्येक अंगावयव उसमें जल का एक प्रतिशत होता है, और हमारे हृदय, हमारा जो ब्रेन, मस्तिष्क है, ये सब 75%, हमारा जो फेफड़ा है ये लगभग 80%, यह जलीय अंश होता है। तो यदि हम आवश्यकता से कम मात्रा में जो जल का सेवन करते हैं तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। और आप सभी के अनुभव में ये रहा होगा कि जब भी जल का सेवन आप ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो किस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं। आपका मुंह सूखने लगता है, आपको चक्कर आने लगता है, आपको जो है आंखों के सामने अंधेरा आना, और आपके शरीर जो है वो ऊर्जाहीन हो जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव आप सभी को होंगे जब भी गर्मी के मौसम में या ऐसे किसी समय में जब आपके पास उचित मात्रा में जल नहीं होता, तो इसके बहुत सारे शारीरिक प्रभाव तुरंत ही हमको देखने पड़ते हैं, शीघ्र ही आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सामान्य रूप से एक उचित तापमान के क्षेत्र में, यानी कि जहां पर तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री, इस टेम्परेचर में आपको कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है, तो ये देखेंगे कि सामान्य रूप से जो एक युवा है उसको लगभग 3.5 लीटर, 3.7 लीटर जो है पुरुष को, और लगभग 2.7 लीटर जो है महिला को, तो लगभग आपको 3 से 3.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये मैं कह रहा हूँ कि पानी की आवश्यकता होती है, तो आप इसको केवल पानी ऐसा मत सोचिए। आप दिन भर में बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, भोजन में आपके पास दाल होता है या आपके पास सब्जी होती है, आपका फल रस ले रहे हैं या अन्य प्रकार के पेय पदार्थ ले रहे हैं, तो इन सब में जल की मात्रा है। तो ये जो आपका 3-3.5 लीटर है, आप इसको बिल्कुल पानी पीकर ही वो पूरी होगी ऐसा मत मानिए कि मुझे 3 बॉटल या 3 लीटर अलग से पानी पीना है, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ ये सामान्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ कर रहे हैं, कर रहे हैं, इन सब में जल की उपलब्धता है, और ये सब मिलाकर आपको जो है लगभग 3.5 लीटर, 3.5 लीटर आपको जल की आवश्यकता एक सामान्य वातावरण की स्थिति में, जहां पर वातावरण बहुत उष्ण ना हो, बहुत शीत ना हो, तब आपको इसकी आवश्यकता होती है। जब बहुत कम लेते हैं तो अनेक प्रकार के, आपको बहुत आलस्य होगा, आपको शिरोवेदना होगी, आपका जो यूरिन का कलर है, मूत्र का जो, जब जल का सेवन कम करते हैं और उस स्थिति में जब आप मूत्र निष्कासित करेंगे, तो मूत्र का कलर भी जो है वो थोड़ा सा, उसका रंग बहुत डार्क आता है या बहुत पीले कलर का, इस प्रकार के कलर का मूत्र निष्कासित व्यक्ति करता है। तो ये सभी जो है कम मात्रा में जल के सेवन करने से होते हैं। अब दूसरा एक पक्ष है कि यदि हम बहुत अधिक मात्रा में जल का सेवन करें,
यानी कि जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उससे ज़्यादा, जैसे कुछ मेरे पास कई सारे लोग आते हैं और वो इस बात को बहुत उत्साह के साथ बताते हैं कि मैं जो है सुबह उठ के 2 लीटर पानी पीता हूँ। तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ कि आपको सुबह उठते ही क्या इतना प्यास होता है आपको कि आप इतना पानी पीते हैं? तो उनको किसी ने ऐसा बता रखा है या उन्होंने किसी से सुन रखा है कि कहीं न्यूज़पेपर में, या आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब और इस माध्यमों से उसने सुन रखा है कि यदि मैं अधिक जल का सेवन करता हूँ तो मेरा शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है और मेरे शरीर के सभी मल है वो सब उस जल के साथ में निष्कासित हो जाते हैं। लेकिन ये इस तरह से जल का सेवन करना अत्यधिक मात्रा में, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। और आप अभी देखेंगे WHO और ये सब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर ओवर हाइड्रेशन ये एक बड़ा समस्या भी है। तो बहुत सारे लोग पानी की कमी से प्रभावित हैं या दूषित जल से प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरी ओर एक प्रकार का जनसंख्या है जो अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन कर रहा है, और वो अत्यधिक मात्रा में जल के सेवन से भी पीड़ित हो रहा है और अपने स्वास्थ्य को किसी न किसी प्रकार से हानिकारक स्थिति में ले जा रहा है। तो अत्यधिक मात्रा में जल सेवन करने के कुछ सामान्य जो दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं उसमें से एक जो है हमको वॉमिटिंग होगा, उल्टी आएगी, या कि हमको डायरिया, अतिसार, द्रवमल की प्रवृत्ति होने लगेगी। तो ये सामान्य रूप से देखने वाले दुष्प्रभाव हैं जहां पर व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन करता होता है। तो कितने जल की मात्रा मेरे लिए उचित है, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाए, यह प्रश्न खड़ा होता है कि मैं कितना पानी सेवन करूं जो मेरे शरीर के लिए उचित हो। तो इसका निर्धारण करने के कुछ जो सूत्र हैं वो ये है कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑफिस में सारे लोग काम करते हों और उसी वातावरण में रहते हों, पर एक व्यक्ति को, क्योंकि उसका शारीरिक स्वरूप ऐसा है, शारीरिक, कुछ लोगों का शरीर जो है वो थोड़ा उष्ण प्रवृत्ति का होता है, कुछ लोगों का शरीर जो है वो थोड़ा रुक्ष प्रवृत्ति का होता है, जिसको सामान्य रूप से आयुर्वेद की भाषा में हम पित्त प्रकृति कहते हैं। तो उनका शरीर थोड़ा उष्ण स्वभाव का होता है, उनको जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, उनको पसीना भी ज्यादा आता है। और कुछ लोग जो है वो कफ प्रवृत्ति के होते हैं, जहां पर उनको बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से आपके शरीर की प्रकृति क्या है उसके आधार पर जल की मात्रा आपको निर्धारित करनी है। दूसरा है कि आप शारीरिक परिश्रम कितना करते हैं। यदि आप शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, पसीना ज्यादा आ रहा है और वातावरण उष्ण है, इस प्रकार की अगर स्थिति है तो आपको जल की आवश्यकता, जो हमने सामान्य रूप से कहा कि 3.5 लीटर के या 2.5 से 3.5 लीटर के आसपास होनी चाहिए, हो सकता है आपको आवश्यकता अधिक हो सकता है आपको 4 या 5 लीटर भी जल की आवश्यकता हो। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से परिश्रम कम कर रहे हैं, आप दिन भर आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर एसी वातावरण है, वहां पर एयर वातानुकूल व्यवस्था है, वातानुकूलित, और आपके शरीर से पसीना इत्यादि ज्यादा नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके लिए जो है 2.5 लीटर भी आवश्यकता ना हो, उससे भी कम जल आपके लिए आवश्यक हो। इसी प्रकार से ऋतु के बारे में मैंने कहा कि जैसे ग्रीष्म ऋतु है और शरद ऋतु है, तो सामान्य रूप से इन ऋतुओं में हमें जल की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन अन्य ऋतुएं हैं जैसे कि शीतकाल है या वर्षा काल है, इन ऋतुओं में हमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि शीतकाल में ठंड इतनी होती है तो उस समय आपके पसीना वगैरह भी इतना शरीर से आता नहीं है, तो उस समय हमको बहुत ज्यादा जल सेवन करें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यह भी एक देखने को मिलता है कि कुछ लोग ये जो रूटीन बना लेते हैं कि सवेरे उठना है और इतना पानी पी लेना है, तो उसमें ये होता है कि अब उनको इस बात का वो ध्यान नहीं रखते कि ये सीजन कौन सा है। हो सकता है गर्मी के सीजन में जब उष्णता ज्यादा है, आपको हो सकता है कि 2 लीटर या सुबह 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी कम हो, और हो सकता है कि जो शीतकाल है उसमें आपके लिए 1 कप पानी भी बहुत अधिक हो। तो आपको ये सब जो शरीर है उसको, आपको वातावरण की स्थिति, आपका कार्य, आपके शरीर की प्रकृति, इन सब को देखते हुए आपको ये निर्धारित करना चाहिए
कि मुझे कितना जल सेवन करना मेरे लिए उचित है। और जब हम ये निर्धारित करते हैं तो उसमें एक बात और होती है कि हमारा शरीर स्वयं हमको बताता भी है। वो प्रत्येक ऋतु में जब भी ये होता है तो शरीर अपने आप ही ये इंडिकेट भी करता है कि हमको इतनी जल, हम अब मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो अगर हम थोड़ा इस बात से अपने आप को अवगत करेंगे, अवगत रखेंगे, तो अपने आप हम जल का उचित मात्रा में सेवन करते रहेंगे। अब जो जल को थोड़ा उष्ण बनाकर सेवन करना, इससे संबंधित बहुत सारे अनुसंधान हैं, और जहां पर ये पाया गया कि जो थोड़ा उष्ण जल है, यह हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा संस्थान है उसको यह दृढ़ बनाता है। इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं, शरीर का जो व्याधि प्रतिरोधक क्षमता है उसको यह बढ़ाता है। साथ ही साथ जो भोजन है उसके पाचन में ये बहुत सहायक होता है। इसी प्रकार से जब जो किसी को, जब भी आप देखते हैं कि किसी को सर्दी खांसी इस तरह की समस्याएं हैं, तो सर्दी खांसी की समस्याओं में जहाँ पर उसके नासारंध्र वहाँ पर अवरोध हो गया है, सांस लेने में तकलीफ है क्योंकि नासा जो है या हमारे नाक बंध गए हैं, इस तरह की जब स्थिति होती है तो वहां पर भी उष्ण जल का सेवन करना यह लाभदायक होता है। और ये सामान्य रूप से हमारे संस्कृति में देखा भी जाता है कि जब भी सर्दी खांसी होती है तो उसको कहा जाता है कि थोड़ा गर्म पानी पीते पियो, ठंडा पानी मत पियो। तो ये अनुसंधान से भी पाया गया कि यदि हम थोड़ा उष्ण जल का सेवन करते हैं तो जो नासा अवरोध इत्यादि है यह भी दूर होता है। और पेट में यदि किसी प्रकार की पीड़ा होती है, ऐसी स्थिति में भी हमको थोड़ा सा उष्ण जल सेवन करना ये लाभदायक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कुछ लोग जिनको मलबद्धता होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है, मल प्रवृत्ति में जिनको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है या मल के निष्कासन में उनको बाधा होती है, मल बहुत कड़ा होता है, ऐसे लोगों के लिए भी उष्ण जल का सेवन करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि वहां पर मल प्रवृत्ति को सामान्य रूप से होने में यह उष्ण जल उनकी सहायता करता है। इसके साथ ही साथ जो है हमारे शरीर का यदि भार बढ़ रहा हो तो उस भार को भी नियंत्रित करने में उष्ण जल सहायक होता है। और उष्ण जल है ये हमारे रक्त के सही प्रकार से संवहन होने, इसके लिए भी सहायता करता है। और पसीना इत्यादि के द्वारा जो हमारे शरीर के ऐसे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, इन सब का निष्कासन करने के लिए भी हमारा उष्ण जल का सेवन करना ये हमें लाभ पहुंचाता है। और जब हमारा प्रतिरक्षा संस्थान अच्छी होती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, व्याधि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होता है, मल प्रवृत्ति ठीक प्रकार से होती है, तो ये सब मिले जुले तरह से प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि जो वार्धक्य होता है, बुढ़ापा जिसको जल्दी आता है, उसको भी उष्ण जल का सेवन करना यह उसको भी नियंत्रित करता है। यानी कि जो उम्र के पहले, सही आयु के पहले ही कई लोगों में वृद्धता के लक्षण जो दिखने लगते हैं तो यह उसको भी रोकता है। तो उष्ण जल का सेवन करना ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन इसका भी ध्यान रखना है कि उष्ण जल कहने का मतलब है कि हमारे जो शरीर का तापमान है उससे कुछ अधिक, ऐसा ना हो कि हम अत्यंत उष्ण जल का सेवन करें तो उसके फिर अलग दुष्प्रभाव भी होंगे। तो किंचित उष्ण जल का सेवन करना हमारे शरीर के लिए। और जो उष्ण करके शीत किया हुआ जल है यह भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और खासकर जैसे गर्मी का मौसम है तो वातावरण पहले ही बहुत उष्ण है, अब यहाँ पर उष्ण जल का सेवन करना ये हमारे लिए सभी को ये रुचिकर भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम जल को उष्ण करके उसे शीत बना सकते हैं और उस शीत जल का सेवन करते हैं तो वह भी हमारे लिए जो है लाभदायक होता है। और कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा कि उनके शरीर का स्वभाव ही उष्ण है, तो उनके लिए जब वो उष्ण जल का सेवन करते हैं तो वो उसमें बहुत सहज उसमें अनुभव नहीं करते, तो उनको शीत जल उनको ज्यादा सहज प्रतीत होता है। तो हम जल को उबाल कर और उसको शीत करके उसका भी सेवन करते हैं तो वह भी हमारे लिए लघु होता है, पाचन के लिए हल्का होता है और उसके भी हमारे शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। और
कई प्रकार के, जैसे तृष्णा का समन तो होता ही है, साथ ही साथ जो भ्रम आदि की स्थिति है ये सब भी उससे दूर होती है। और जिसको किसी को छर्दी या वॉमिटिंग आ रही हो, अगर वो इस प्रकार के जल का सेवन करता है तो उसमें भी उसको लाभ होता है। तो ऐसे अनेक लाभ आपको जो उष्ण करके और शीत किया हुआ जल है उससे आपको मिलते हैं। लेकिन एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने जल को संस्कारित कर दिया है, यानी कि जल को हमने उबाला है और फिर शीत किया है, तो इस जल का सेवन हमको उसी दिन कर लेना चाहिए। उस जल को फिर से पूरी रात रखना और फिर दूसरे दिन भी उसी जल का सेवन करना, ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि बासी खाना खाना वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसी प्रकार से ये जो पानी को हमने उबाला है, तो उबालने से एक तरह से हमने पानी को उसको संस्कारित कर दिया है। उष्णता से उसको उबाला है तो उसका संस्कार हो गया। और फिर यदि हम इसको पूरे दिन भर रखते हैं और दूसरे दिन या तीसरे दिन उसका सेवन करते हैं, तो ये जल जो है ये पर्युषित जल हो जाता है, यानी कि ये बासी हो जाता है। तो ये जल सेवन करना, ये जल जो है हमारे शरीर में फिर से दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम उष्ण जल का सेवन कर रहे हैं तो उतना ही जल हम बॉईल करें, उतना ही जल को हम उष्ण बनाएं जितना हमारे दिन भर की आवश्यकता हो, या कि हम 2 बार 3 बार उसको उष्ण कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में कर लेना उष्ण और फिर उसको 2 दिन 3 दिन सेवन करना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और शास्त्र में कहा भी गया है कि ऐसा जल जो है अम्लीभूत हो जाता है। अम्लीभूत यानी कि इसमें एसिडिक नेचर हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और यह कफोत्क्लेदी, कफ को बढ़ाता है, यानी कि आपको जो सर्दी खांसी या गले में जो थोड़ी रुकावट है, ऐसा सभी तरह की जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए पर्युषित जल, यानी कि जो उबाल कर रख दिया गया हो, उसका दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए। जल को किस प्रकार के पात्र में रखें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने जाना कि प्लास्टिक के पात्र में रखने से किस प्रकार के दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो आपका जो स्क्रीन शेयर है वो चला गया है डॉक्टर अखिलेश जी। हाँ हाँ जी जी, वो स्लाइड नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही जी है जी मैं, स्लाइड। हाँ जी जी मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ। जी, तो हम इस पर विचार कर रहे थे कि जल को किस प्रकार के पात्र में हमको रखना चाहिए। तो हमने जाना कि प्लास्टिक ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पुराने समय में आपको ध्यान होगा कि हमारे जो सामान्य रूप से जो लोग होते थे वो ताम्र पात्र रखते थे अपने पास में, और ताम्र पात्र में वो जल को रखते थे और उससे वो सेवन करते थे। और अनुसंधान में ये पाया गया है कि यदि हम पानी को केवल ताम्रपात्र में रख दें कुछ समय के लिए, तो इतने मात्र से उसमें जो भी हानिकारक या अतिसार इत्यादि या टाइफाइड इत्यादि ऐसे जो उसमें जीवाणु होते हैं, तो ये मात्र उसमें रखने से ही जो है ऐसे सभी जीवाणु ये उसमें से मर जाते हैं या उनका नाश हो जाता है। तो ताम्रपात्र साइंटिफिकली ये प्रामाणिक रूप से पाया गया कि ताम्र पात्र में जो रखा जल है उसमें किसी प्रकार के भी हानिकारक जीवाणु इत्यादि नहीं होते हैं। और ये हमारे लिए जो जल है जो ताम्र पात्र में रखा गया होता है,
शुद्ध होता है। क्या आप स्लाइड देख पा रहे हैं? अभी आपका स्क्रीन शेयर तो आया, लेकिन कुछ दिखाई, हाँ अभी आया, दिखा, ताम्रपात्र दिखा। हाँ जी 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 जी। तो ताम्र पात्र में जो रखा जल है, यह स्वाभाविक रूप से ताम्र पात्र में ऐसी विशिष्टता होती है कि यदि हम पानी उसमें रख दें तो जो भी उसमें हानिकारक जीवाणु इत्यादि उस पानी में है, वह स्वतः ही उसमें उनका नाश हो जाता है। और ये नाश होने के बाद यदि पानी जो है ताम्र पात्र में रखा हुआ है, तो फिर से उनकी उत्पत्ति भी नहीं होती। यानी कि ये आपके लिए शुद्ध, इसका बिना किसी बिना किसी भय के इस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ताम्र पात्र जो है, इसको आपको, इसकी शुद्धता आपको बनाए रखनी पड़ती है। इसको ठीक तरह से आपको साफ करना पड़ता है। तो जैसे कि हाँ, जैसे कि आप ताम्र पात्र में यदि रखा जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें जो है हरे रंग का एक परत बन जाती है। इसलिए हमको ताम्र पात्र में जब भी हम रख रहे हैं तो उसका ठीक तरह से हम उसका मेंटेन करें, उसको साफ सफाई शुद्धता बनाए रखें, यह भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो है मिट्टी का पात्र, यह भी जल को संरक्षित करने के लिए एक सरल उपाय है, इसमें भी हम रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो है एक रिसर्च अनुसंधान पत्र है जिसमें ये बताया गया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो कॉपर के पात्र में रखा गया है, कंटामिनेटिंग डायरोजेनिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पर सभी जो है ऐसे डायरोजेनिक बैक्टीरिया, इन सब का नाश हो जाता है मात्र रखने से ही। तो इसके अलावा जैसे हमने चर्चा की कि बहुत सारे औषधियों इत्यादि का जो हम प्रयोग करते हैं जल को संस्कारित करने के लिए, तो यह भी हमारे जल को और ज्यादा उपयोगी हमारे शरीर के लिए बना देता है। जैसे जीरा इत्यादि का अगर प्रयोग करते हैं तो जीरा से संस्कारित जल यह हमारे पाचन के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि किसी प्रकार का उदर शूल हो तो उसको यह खत्म करता है। और इसी प्रकार से यदि शुंठी अदरक से या जो लौंग है इससे, या कि जो त्वक है उस सबसे संस्कारित जल, यह भी हमारे शरीर के पाचन संस्था के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कभी कभी आप इस तरह से अलग अलग जो है औषधियों के प्रयोग से भी जल को संस्कारित करके उसका सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भोजन के साथ में जल का सेवन करना, तो भोजन में देखिए, भोजन के मध्य में किंचित मात्रा में जल का सेवन करना यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन भोजन के तुरंत बाद या भोजन के तुरंत पहले यदि हम जल का सेवन करते हैं तो यह हमारे पाचन संस्था या पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब हम भोजन करते हैं तो आप देखिए भोजन में बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं, कुछ मधुर पदार्थ होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं, कुछ अलग अलग आहार द्रव्य होते हैं। तो जैसे हम मधुर आहार का सेवन कर रहे हैं, खीर इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, तो उसको लेने के बाद हमें किंचित 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए, ताकि वो जो लिप्तता मुंह में है वो लिप्तता भी खत्म हो जाएगी और आप उसके बाद जो दूसरा आहार ग्रहण करेंगे वो आपके लिए ज्यादा रुचिकर भी बन जाएगा। और दूसरा, जब आहार रुचिकर बन जाएगा तो जो भी श्रावण होना है मुख में उस आहार के लिए, पाचन के लिए, तो उसका श्रावण भी ठीक प्रकार से होता है और वो ठीक से डाइजेस्ट भी होता है, उसका पाचन भी ठीक से होता है। लेकिन यदि भोजन के तुरंत बाद हम बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो ये हमारे जो पाचन के जो रस हैं इन सबको ये डाइल्यूट कर देता है और ये पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से यदि भोजन के पहले हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो वह भी हमारे पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो भोजन के मध्य में किंचित जल की मात्रा का सेवन करना ये लाभदायक होता है। और भोजन के पश्चात आप 1-2 घूंट पानी ले सकते हैं, ताकि मुंह में जो भी अन्न कण है उन सब का वो सब जो है आप ग्रहण कर सकें या उन सबको बाहर निकाल सकें। तो इसके लिए मुख की शुद्धता के लिए आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरा ग्लास पी लेना या पूरे एक बोतल पानी पी लेना ये अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार से दो अन्य अलग अलग तरह के जो जल होते हैं, जैसे उष्ण जल और शीत जल।
इसको भी हमको सेवन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि लोग प्रातः काल उठते हैं, उष्ण जल लेते हैं और उसके तुरंत बाद में शीत जल का ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकृति के जो जल है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप उष्ण जल का सेवन करते हैं तो आप ये देखें कि आप पूरे दिन उष्ण जल का सेवन करें। यदि आप सामान्य जल का सेवन करते हैं तो आप ये देखें कि आप पूरे दिन सामान्य जल का ही सेवन करें। यदि कोई ऐसी स्थिति है जहां पर एक बार उष्ण जल और एक बार शीत जल का सेवन करना है, तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने जल पहले ग्रहण किया है उसका ठीक प्रकार से पाचन हो गया हो और आपके अंदर फिर से तृष्णा, जो तृष्णा का वेग है वो ठीक प्रकार से उत्पन्न हुआ हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा ये है कि आप जिस प्रकार का जल का सेवन करते हैं पूरे दिन आप उसी प्रकार के जल का सेवन करिए, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। उषापान विधि जो हमने देखा, तो उषापान जो प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व जब आप उठते हैं उस समय जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होता है। लेकिन यदि आप सूर्योदय के पश्चात उठ रहे हैं, सूर्योदय के पश्चात उठकर अगर आप जल का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए जो है लाभदायक नहीं होता है। तो आप उषा पान उस उषा काल में ही करना चाहिए, तभी ये आपके लिए लाभदायक होता है। उषा पान में जो है जल की कितनी मात्रा का सेवन करें ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें देखिए जो जल का सेवन है वह आयु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है, पर सामान्य रूप से जो 1 से 16 वर्ष के लोग हैं उनके लिए केवल 48 ml, यानी कि ये लगभग 1 कप से भी कम, इतनी मात्रा ही पर्याप्त होती है। और उससे अधिक आयु के लोग 2 पल यानी कि लगभग 100 ml, और जो 20 वर्ष से ज्यादा के हैं वो लगभग जो है 100 से 300 ml, यानी कि 1 ग्लास या 1.5 ग्लास, इतना ही। तो इतना ही जल आपको पीना चाहिए। बहुत सारा पानी पीना, 1 लीटर 2 लीटर, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको सिर्फ उचित मात्रा में ही जल का सेवन करेंगे तभी आप उसका उषा पान से होने वाले लाभ को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से नासा जलपान जो है, तो नासा जलपान यानी कि नासा से आपको जल का सेवन करना, ये इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन योग में जुड़े हुए लोग हैं वो कई बार इसकी विधि का पालन करते हैं। तो यह भी आपको प्रातः काल ही करना है, यानी कि जो सूर्योदय के पूर्व, तभी आपको ये करना चाहिए। और यहाँ पर आपको जो है जल केवल लगभग 1 पल यानी कि 48 ml, या आप उसको लगभग 50 ml, इतनी मात्रा में आपको जल का सेवन करना है नासा के द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत सारे जो हमारे ऊर्ध्व चतुर्गत विकार हैं, ऊर्ध्व चतुर्गत यानी कि आपके जो सिर के विकार हैं, आपके कान, आंख, नाक, इनसे संबंधित जो व्याधियां होती हैं, इन सब के रोकथाम के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। तो अंत में कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं, तो एक तो ये है कि अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन करना या बहुत कम मात्रा में जल का सेवन करना, ये दोनों हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और सामान्य रूप से जो एक व्यक्ति है उसको 2 से 3 लीटर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लगभग 3.5 लीटर में एक सामान्य वातावरण में उसको पानी की आवश्यकता होती है। और उस व्यक्ति के लिए जिसकी गतिविधि भी सामान्य हो, ऐसा नहीं कि उसका केवल सिटिंग जॉब हो, तो उसके लिए फिर जब आप पानी ग्रहण कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपको ठीक तरह से तृष्णा का वेग है कि नहीं, या आप केवल मानसिक रूप से पानी का सेवन, मानसिक रूप से आपको ऐसा लग रहा है और आप पानी का सेवन कर रहे हैं पर शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा भी आप थोड़ा ध्यान करके पानी पी लीजिए। जब भी आप उष्ण और शीत जल इसको सेवन कर रहे हैं तो ये देखिए कि जो आपने उष्ण जल सेवन किया है या कि जो आपने शीत जल सेवन किया है वह ठीक से डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं, उसका पाचन हो गया है कि नहीं, और उसके बाद ही आप दूसरे जल का सेवन करिए। और तीसरा जो ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि मिट्टी के घड़े में पानी रखना या कि तांबे के जग में या तांबे के मटके में पानी रखना, तो इसमें पानी अगर हम रखते हैं तो उसके बहुत सारे हमें अतिरिक्त लाभ हमको मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया और मुझे भी अवसर दिया कि मैं आपसे चर्चा कर सकूं।
तो आपका कोई प्रश्न हो या आप अपने कुछ विचार रखना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद आपका डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी। और जो लोग चाहें अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि हम भी आपके दर्शन कर सकें कौन देख रहे हैं। और आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अरे वाह विशाल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। जी जी जी। आपने ये कहा था कि पानी, गर्म पानी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं नॉर्मल पानी की बात पूछ रही हूँ। क्या जी नॉर्मल पानी के स्टोरेज का भी कुछ ऐसी बात है कि उसको ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? जी जी। आप नॉर्मल पानी को भी यदि आप रखेंगे बहुत ज्यादा दिन तक तो वो भी बहुत सारे जो जीवाणु इत्यादि है उनके लिए उनकी उत्पत्ति का एक सोर्स बन जाएगा। अब तो ये वहां पर बताइए, भी हम, बहुत सारे। हाँ, जी जैसे हम अपने जी मटके में तो जो स्टोर कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है कि हम रोज जी। मटका, तो क्या आपका कहना है कि हमको अपना मटका हर रोज धोना चाहिए? हाँ देखिए, जल की उपलब्धता यदि है आपके पास में हाँ तो अच्छा तो यह है कि आप रोज शुद्ध जल उसमें रखें। ठीक है। और और अगर, यदि जल की उपलब्धता ना हो तो हाँ आप उसको कुछ दिन रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि वो उबाल कर रखा गया है तब हम्म, तो उसको आप नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम्म, सामान्य जल है तो आप उसको आ, रख सकते हैं, एक दिन से अधिक भी रख सकते हैं। हम्म। अब जी ये तो हमारे हाथ में है, अपना मटका तो अपने हाथ में है, लेकिन जो जी अपने क्या, अपनी बिल्डिंग के ऊपर जो वाटर टैंक होता है जी जी उसमें तो जी जो रोज पानी भरता है और रोज खर्च भी होता रहता है, तो उसके जी ऊपर जी तो हमारा वश नहीं है कुछ भी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी। सामान्य रूप से जो मैंने, जी जी, सामान्य रूप से जो मैंने यहाँ कहा वो मैं जल के पेय से संबंधित यानी पीना, पानी पीने से संबंधित मैंने कहा। तो मेरे ख्याल से जो हमारा ये रहता है टंकी ऊपर बिल्डिंग हाँ में बनी होती है, हाँ, इसका ओवरहेड टैंक। बहुत सारा उपयोग हम घर के बाकी के काम में लेते हैं, यानी कि कपड़े धोना, नहाना, मंजन करना, ये सब काम में हम लेते हैं। और बहुत बार जब हम पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हम आरओ सिस्टम से ही उसको ले रहे हैं। हम्म लेकिन अगर ऐसा पानी है जो टंकी में भरा हुआ है और हम सीधे उसको ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो हमें हम्म देखना चाहिए कि उसकी शुद्धता कैसी है और वहां पर किस प्रकार का है, क्योंकि ऐसा पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हम्म, क्योंकि जो स्टोर वाटर है, देखिए कभी भी नदी का जल ज्यादा अच्छा माना जाता है तालाब से, हाँ हाँ क्योंकि नदी का जल प्रवाहित होता रहता है। हाँ, बहता हुआ पानी तो है, जो हाँ। जल, हाँ, बहता हुआ पानी है तो वहां पर क्या है कि किसी प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु इत्यादि है इनकी उत्पत्ति का अवसर कम होता है। हाँ और तालाब का पानी जो एक निश्चित सीमा में बंधा हुआ है, तो वहां पर जो है ऐसे हानिकारक जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु इत्यादि है इनकी उत्पत्ति अधिक होती है। जी। इसीलिए हम जो है हाँ, तो यदि टंकी में पानी भरा है तो ठीक है, हम उसको अपने घर के सामान्य कार्य, झाड़ू पोछा, इन सब के लिए उपयोग कर रहे हैं तो इससे कोई बहुत कठिनाई नहीं है। लेकिन यदि हम उसको कुकिंग में उपयोग कर रहे हैं या हम उसको पीने में उपयोग कर रहे हैं हाँ, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी का कारण बन सकता है। ओ अच्छा, ठीक है। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। Yeah, I have a question. I जी, live in the US. हाँ I use प्लीज। the osmosis system. I use it, but हाँ you said that it's not good to use it. But it's the thing is, our water has a lot of chlorine, and I don't know what else they have. I've been using this years together. So by listening to you, it's not good to use that osmosis filtering. हाँ Could you suggest what I should do? Our water in US is there a lot of chlorine in it. So there, any idea what is your suggestion for us?
Actually, what I shared to you is a science say using this RO system water, it completely demineralizes the water. All the minerals which are present in the water, that is completely removed from this. This water is becoming a kind of hungry water, and so only when we take this kind of water, then we suffer with some kind of deficiencies of some minerals. One part I discussed about the published paper, it was found that people, those who are consuming continuously this RO system water, they are suffering with deficiency of vitamin. I think you are breaking up. I couldn't hear very well. Yeah, I think he got disconnected. Dr. Akhilesh ji, आपका connection. अच्छा, in the meantime, may I request everybody to please join this WhatsApp group. It's a community group. उसको आप join करेंगे तो जितने भी programs होते हैं, you will get that information well in time, and all the links and everything is provided here on this group, WhatsApp group. It is my community group. So I request everybody, मैंने अभी आपको chat में link भेजा है. You just have to click that link और आपका WhatsApp में, then you will be able to join this community. It will be I just joined. Yes. Thank you. Thank you. हाँ, तो अभी अखिलेश जी का कनेक्शन हुआ है. जी. So that I was telling that again the question is how to purify the water if there is excess of calcium or any other minerals in that. So actually when we are not sure about the quality of water, then this RO system, we have such condition that we are forced to use it. So other traditional methods are there, like simply boiling and cooling down, that will remove most of this all calcium carbonate which are there in that water. So that method we can use, at least for the water which we are using for drinking. May not be possible for all water, but at least for drinking we can boil and cool it. That is one of the simplest method. And if there are no other options, then RO water when we are using, then we have to regularly check our blood parameters if there is any deficiency of some of the minerals, etc., or it is changing my blood chemistry. So we can take some consultation and we can fulfill all over what is lacking. So this is required because this is scientifically found out that many of it is changing our blood chemistry and some of the important minerals which are essential for our health that are lacking in consuming of such kind of water for long run. Thank you. Yeah. So I thank you very much, Dr. Akhilesh Shukla जी. आपका बहुत धन्यवाद. आप हमारे पास में, हमारे इस योगा चौपाल में आए और हमें आपने 2 हफ्ते से पानी के बारे में इतना कुछ बताया. और अच्छी बात तो सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि इस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है, अभी 1-2 दिन के अंदर उसको हम YouTube के ऊपर अपलोड कर देंगे और फिर उसकी लिंक, ये जो WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है उसके ऊपर उसकी लिंक अपलोड करेंगे, तो आप इसको फिर से देख पाएंगे. और जो लोग बीच में किसी कारण से उन्हें छोड़ना पड़ा, बीच में मैसेजेस आए कि अभी मुझे जाना पड़ रहा है, तो वो सब लोग भी इसको दोबारा से देख पाएंगे. तो बाकी सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद. डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी, आपका धन्यवाद. जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया. हमारे बीच में इस समय है डॉक्टर कविता चंदन जी. वो सुजोग थेरेपिस्ट हैं. और जी कविता जी, आपसे भी निवेदन है, किसी दिन योग चौपाल में आके हमें सुजोग के बारे में बताइए. वो भी आप, यू हैव टू अनम्यूट. जरूर, एनीटाइम रजनी जी. हाँ, तो अभी देखिए, जितना जब भी पॉसिबल होगा हम एक सुजोग थेरेपी का करते हैं.
योग चौपाल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। अभी हम सभी लोग को नमस्ते। 3 बार ओंकार और 3 बार शांति के साथ हम इस मीटिंग को पूरा करेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए। एक बार फिर से डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू, सभी को नमस्ते।